सवाल है, मैं कैप्टन साहब को स्क्रीन पर ले लेता हूँ। कैप्टन साहब, बहुत-बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है और हमारे ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी, उनका इस्तकबाल है, जो वॉर एक्सपर्ट हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट हैं और जियोपॉलिटिक्स में आप महारत रखते हैं। और एक-एक बात जिस तरह से वो बयान करते हैं, कहते हैं, देखिए कैप्टन साहब शुरू से इस बात के हामी रहे हैं, आज भी हैं कि वहाँ पे सीज़फायर होना चाहिए। लेकिन जब वॉर की बात आती है, जब मिलिट्री एक्शन की बात आती है, तो फिर वो अलग-अलग बताते हैं कि किसके पास क्या है, कितनी ताकत है और कौन कितना क्रूर है, किस तरह से कार्रवाई कर सकता है। तो वो भी हम देखते हैं, कल भी कैप्टन साहब ने जो बात कही थी, तो मैं उनसे सबसे पहले अपडेट लूँगा और अपडेट के बाद फिर मैं जो बाकी वक़्त है उस पे बातचीत करूँगा। तो कैप्टन साहब का एक बार फिर बहुत-बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। कैप्टन साहब, क्या अपडेट है, अगर थोड़ा-सा अपडेट करा दें और उसके बाद फिर हम बातचीत बाकायदा शुरू करेंगे। जी हाँ, डॉक्टर रिज़वी, जहाँ तक इज़राइल और हमास की बात है, सीज़फायर तो करीबन-करीबन पूरा ही खत्म हो गया है। खुलेआम इज़राइल बमों की वर्षा कर रहा है गज़ा के ऊपर। हमास ने भी कोशिश की है और थोड़ा-सा हिट बैक करने की कोशिश की है। ज़ाहिर बात है कि हमास की फ़ौजी ताकत इज़राइल की रेगुलर एयर फ़ोर्स से बहुत कम है। हुती ने भी इज़राइल की तरफ रॉकेट दागे हैं। इज़राइल दावा करता है कि हुती के रॉकेटों को रोक रहा है। हिज़्बुल्लाह ने कुछ शायद रॉकेट फायर किए हैं, जबकि हिज़्बुल्लाह का टॉप लीडरशिप अभी भी ये कह रहा है कि उन्होंने रॉकेट नहीं फायर किए। इज़राइल क्लेम कर रहा है कि हिज़्बुल्लाह ने रॉकेट दागे हैं इज़राइल की तरफ और इसीलिए इज़राइल ने जवाबी हमले में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों में दक्षिण लेबनान पर हमला किया। अब जाहिर बात है कि हिज़्बुल्लाह, हुती सब ईरान की तरफ भी देख रहे हैं कि ईरान का अगला रवैया क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ईरान के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है कि अब अमेरिका, इज़राइल भी दावा कर रहा है कि ईरान बहुत जोर-शोर से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल पर्दे के पीछे से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कूटनीतिज्ञों को और अपने जो एडवाइजर्स हैं उनको आयतुल्लाह खमेनी के पास भेजा हुआ है बातचीत करने के लिए। क्या बातचीत? कि ईरान ये साबित कर दे तो कि भाई न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा है। तो इससे डोनाल्ड ट्रंप को भी बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि ईरान पर हमला करना इतना आसान काम नहीं है। जो इज़राइल ने पिछले साल अक्टूबर के महीने में 100 जहाज़ों से ईरान पर हमला किया था, देखिए वो तो सतही हमला है। इज़राइल के 100 जहाज़ गए, वो जाके वहाँ पर गए, उन्होंने 200 बम गिराए। कुछ नुकसान हुआ, कुछ नुकसान नहीं हुआ। इज़राइल दावा करता है कि जब उसने 26 अक्टूबर को हमला किया था तो बहुत नुकसान किया। ईरान दावा कर रहा है कि 26 अक्टूबर को इज़राइल की जो हवाई हमला था उससे उसको कोई खास नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जब हम ये सोचते हैं कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, तो फिर मामला सीरियस है, क्योंकि अमेरिका अगर ईरान पर हमला करता है तो जाहिर बात है ईरान के मात्र 50 किलोमीटर दूर कतार में अमेरिका ने बहुत बड़ी फौज, अपनी नेवी का बहुत बड़ा बेड़ा वहां तैनात किया हुआ है। उसकी एयरफोर्स जो है, बॉम्बर्स वहां पर तैनात हैं। जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, वो एकदम हजारों सैनिक लॉन्च कर सकती है। तो डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल धमकी दे रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली वो चाहते नहीं है कि बॉम्बर्स को ईरान पर बम गिराने पड़े या अमेरिकन नेवी को ईरान पर फायरिंग करने पड़े, क्योंकि फिर पूरा मामला गड़बड़ा जाता है। देखिए होता ये है कि ईरान के हाथ में बहुत बड़ी-बड़ी ज्योग्राफिकल एडवांटेज है, जिसे हम जो फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी जो है वो पूरा का पूरा ईरान डोमिनेट कर सकता है। और फारस दुनिया का जितना कच्चा तेल है वो बहुत बड़ा हिस्सा वहां से आता है। कच्चा तेल एक्सपोर्ट वाले कंट्री हैं, वो सब वहीं पे हैं। आप इराक ले लीजिए, कुवैत ले लीजिए, और इस तरफ आते आते सारे जो देश हैं अपना कच्चा तेल फारस की खाड़ी से एक्सपोर्ट करते हैं।
किसी भी वक्त दुनिया के करीबन 200 शिप्स अलग अलग देशों से, जापान से लेके, चीन से लेके, यूरोपियन कंट्री, अमेरिका के तो हैं ही, भारत के जहाज भी वहां खड़े रहते हैं कच्चा तेल लेने के लिए। तो ईरान को ज्योग्राफिकल एडवांटेज है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो गड़बड़ कर सकता है, उसको बंद कर सकता है, चोक कर सकता है, शरारतें कर सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं इन चीजों को, तो वो नहीं चाहेंगे कि फौज को ईरान पर हमला करना पड़े। एक और चीज जो है, अमेरिका की फौज जो है जरा अफगानिस्तान की एक्सपीरियंस से कुछ सीख चुकी है कि शायद जमीनी हमला सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर जमीन के रास्ते से अमेरिका ने अपने फौजों को ईरान में उतारने की कोशिश की तो शायद वो सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि ईरान की आर्मी जो है या आईआरजी के जो ऑफिसर्स हैं वो जमीनी लड़ाई में काफी माहिर हैं, और अमेरिका ने अगर वहां पर अपनी फौजों को उतारने की कोशिश की तो शायद उनको दिक्कत होगी। क्या अमेरिका जमीनी रास्ते से टैंक उतार सकता है? बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। अमेरिका को टैंक उतारना समुद्र के रास्ते से ईरान पर, मैं चबहार की पोर्ट की बात कर रहा हूँ, बंदर अब्बास की बात कर रहा हूँ, या दूसरे जगह की बात कर रहा हूँ, जो टैंक लेके शिप्स जाती हैं, उन स्पेशल शिप्स होती हैं, वो समुद्र के किनारे जाके पीछे का ढक्कन खोल देती हैं, टैंक गड़गड़ाते हुए उसमें से निकल जाते हैं, जमीन पर आ जाते हैं। इनसे अगर वो ईरान पर हमला करने की कोशिश करेंगे तो ईरान की जो पैदल सेना है, इन्फेंट्री है, आर्मर है, मजबूत है, वो बहुत खासा नुकसान पहुंचाएंगी। तो डोनाल्ड ट्रंप को भी मालूम है कि ईरान पर डायरेक्ट हमला नहीं करना है। इजराइल की एयरफोर्स भी देख चुकी है कि ईरान, देखिए ईरान बहुत बड़ा मुल्क है। इजराइल की एयरफोर्स जो है जब गजा पे हमला करती है तो गजा बहुत छोटा सा देश है। मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ, गजा का टोटल क्षेत्रफल जो है वो दिल्ली के आधा है। जब ईरान की एयरफोर्स लेबनान पे हमला करती है, दक्षिण लेबनान पे, तो जो दक्षिण लेबनान का जो एरिया है बहुत ही छोटा सा एरिया है, बेका वैली का एरिया है, बहुत ही छोटा सा एरिया है। तो लिटानी रिवर के आसपास वो बम गिरा देती है इजराइल की एयरफोर्स। लेकिन ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, ज्योग्राफिकली ह्यूज, तो हवा से बमबारी करके ईरान को नेस्तनाबूद करना या ईरान को हवा से बमबारी करके ईरान को घुटने टेकना इम्पॉसिबल है। जी डॉक्टर रिजवी। जी बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब, आपने एक सही जो तस्वीर है वो यहाँ पे पेश कर दी है और पूरा खाका सामने आ गया है, तो बातचीत करने में बड़ी आसानी होगी। सबसे पहले कैप्टन साहब मैं सोच रहा हूँ कि इजराइल के अंदर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि कल जो हम लोगों ने बात की थी वहां अटॉर्नी जनरल और नेतन्याहू में काफी जो है वो अनबन हो चुकी है, दोनों आमने सामने हो चुके हैं, और अब नेतन्याहू ने खुद ये बात मान ली है कि खाना जंगी हो सकती है। अमेरिका ने भी अभी देखिए जयदीप बुंदेला साहब और हमारे दोस्त ग्रुप जो न्यूयॉर्क से पूरा एक कई लोगों का ग्रुप हमसे जुड़ता है, उसने भी कहा है कि वहां पे अलर्ट, और मैंने भी अभी खबर शुरू में दी थी कि वहां पे अलर्ट कर दिया और अमेरिका ने अपने लोगों को अलर्ट पे वहां कर दिया है। ये जो सिचुएशन, और कल आपने भी कहा था कि और ये ऐसी खबरें भी आई थी कि बहुत मुमकिन है कि ये कह दिया जाए कि नेतन्याहू अनफिट है इस तरीके से, क्योंकि अटॉर्नी जनरल का सामने आना ये कितना अहम हो जाता है कैप्टन साहब, और प्रोटेस्ट भी बहुत जबरदस्त चल रहा है। कैप्टन साहब अंदरूनी बात कर ले, अनम्यूट कर ले कैप्टन साहब। बात यह है कि इजराइल की जुडिशरी बहुत मजबूत है, जैसा कि होना भी चाहिए किसी भी डेमोक्रेटिक मुल्क में, और उसने पहले भी एग्जीक्यूटिव को कई बार, नेतन्याहू के पहले भी काफी बार चैलेंज किया है। अब अटॉर्नी जनरल जो है वो जाहिर बात है न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं, आमतौर पर सरकारी पक्ष रखते हैं। तो जैसे इंडिया में भी आप देखेंगे जो हमारे एजी हैं, अटॉर्नी जनरल हैं इंडिया में, हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं, वो आमतौर पे सरकार का पक्ष रखते हैं कोर्ट के सामने।
इज़राइल में बहुत अजीब सी स्थिति है। क्या जुडिशरी के दबाव में आके क्या जुडिशरी प्राइम मिनिस्टर को इम्पीच करने की ताकत रखती है? ऐसा शायद ना हो। जुडिशरी रिकमेंड कर सकती है और फिर इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर को अगर इम्पीच करना है तो लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। उनके नेसेट में लंबी चौड़ी डिस्कस होती है, प्रेसिडेंशियल पावर्स को इन्वोक करना पड़ता है। तो इतना आसान नहीं है युद्ध के समय में नेतन्याहू को इम्पीच करना। जुडिशरी नेतन्याहू को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इससे ज्यादा शायद कुछ ना हो। जी नहीं कैप्टन साहब, वो तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन शिनबेट को लेकर के जो रवैया नेतन्याहू का है, तो वो भी ठीक नहीं है। फिर जंग के दौरान यही बात वहां कही जा रही है। और फिर देखिए, मामला सिर्फ जो है वो सुप्रीम कोर्ट अदालत तक नहीं है, बल्कि अवामी प्रेशर है वहां पे कैप्टन साहब। और जिस तरह से लोग घरों में घुस रहे हैं, वहां प्रेसिडेंट का हाउस का जो है गिराव हो रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसका गिराव हो रहा है, लोग बैरिकेटिंग तोड़ रहे हैं और लाखों लाख और रोज बरोज ये तादाद बढ़ती जा रही है। और ये इसलिए भी हो रहा है कैप्टन साहब, क्योंकि जिस तरह से अब हिजबुल्ला और हुती ने ये कहा है कि अब हम सिर्फ जो है मतलब सिविलियन को भी निशाना बनाना पड़ेगा, अगर ये नहीं मानते तो जैसे को तैसा। तो इसको लेकर के भी वहां पे एक घबराहट है। तो अवामी प्रेशर को आप कैसे देखते हैं? ठीक है वो ना हो, लेकिन अगर आवाम ने वहां पे मार काट और तहस नहस करना शुरू कर दिया, जैसे कि सिचुएशन है, लोग क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोगों को ज़हनी तवाज़ुन भी खो गए, कई एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं कोई चढ़ा दे रहा है, कहीं कोई किसी को मार दे रहा है, जिसकी खबर हम तक नहीं पहुंच रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या अवामी जो प्रेशर है, मैं छोड़ दीजिए अभी अदालत, छोड़ दीजिए अभी और तमाम कार्रवाई, लेकिन अवामी प्रेशर जो वहां पे है उसको कैसे आप देख रहे हैं कैप्टन साहब? जी हाँ, इज़राइल की जो आम आवाम है वो इस वक्त नेतन्याहू के साथ शायद नहीं है। लास्ट जब ये लड़ाई शुरू हुई थी 2023 के अक्टूबर के महीने में, उस वक्त 100 में से 65 या 67 लोग जो हैं नेतन्याहू के साथ खड़े थे। लेकिन आस्ते आस्ते आज से जनवरी के एंड में जो सेंसस हुआ था उसमें मात्र 51% या 53% लोगों ने कहा कि वो नेतन्याहू के साथ खड़े हैं। तो नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी बहुत कम है। उनके खिलाफ रोज लोग सड़कों पे हजारों की तादाद में उतर रहे हैं। तो नेतन्याहू को सिर्फ वो पावर में अभी सिर्फ इसलिए बने हैं क्योंकि लड़ाई चल रही है और लड़ाई के दौरान नेसेट में कोई वोटिंग नहीं हो रही है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है और नेसेट में जो भी डिस्कशन होती है वो लड़ाई कैसे लड़ी जाए उस तरफ डिस्कशन हो रही है। तो जाहिर बात है नेतन्याहू के ऊपर बहुत बहुत प्रेशर आ रहा है। नेतन्याहू सीजन्ड पॉलिटिशियन है। पिछले 20-25 साल से वो कभी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, कभी प्रेसिडेंट बन जाते हैं, डिफेंस मिनिस्टर तो रह ही चुके हैं और उनको ये शह और मात का गेम बहुत अच्छा लगता है। शायद वो एंजॉय भी करते हैं जब उनके ऊपर दबाव पड़ता है। तो अभी उन्होंने नेसेट में मीटिंग की और ज्यादातर नेसेट में वोटिंग करके अब वो चल पड़े हैं कि भाई अटॉर्नी जनरल को ही हम इम्पीच कर देते हैं। तो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन उन्होंने चला दिया है अगेंस्ट अटॉर्नी जनरल। अब अटॉर्नी जनरल जो है वो जाहिर बात है महिला है, कब तक वो ऐसे प्रेशर को बर्दाश्त करेगी। तो नेसेट अगर प्रस्ताव पास कर देता है कि अटॉर्नी जनरल ने सरकार का कॉन्फिडेंस खो दिया है और फिर प्रेसिडेंट उसको अगर अप्रूव कर देते हैं तो नेतन्याहू को बड़ी खुशी होगी अपने अटॉर्नी जनरल को फायर करने में। शिनबेट के टॉप ऑफिसर्स को वो लुढ़का चुके हैं। इजराइल की जो आईडीएफ है उसमें पिछले 1.5 साल में करीबन 2-3 लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल्स को वो रिजाइन करवा चुके हैं। तो नेतन्याहू को सत्ता का खेल खेलना अच्छा लगता है देश के अंदर और वो एक सर्वाइवर है। होता ये है कि जब भी नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर आ जाता है तो वो तुरंत एक्सटर्नल फैक्टर्स को जगा देते हैं। जब भी
उनके कार्यकाल में उनके ऊपर दबाव आया, अंदरूनी दबाव, तो तुरंत क्या करते हैं, जाके लेबनान में बॉम्ब फेंक देते हैं, गजा में बॉम्ब फेंक देते हैं, सीरिया में कोई कार्रवाई कर देते हैं, मिलिट्री कार्रवाई। तो इससे होता क्या है? होता ये है कि पूरे देश का जो ध्यान है वो युद्ध की तरफ चल पड़ता है। और जो आम आवाम समझती नहीं है, कुछ फेंस सिटर्स होते हैं, भोले लोग होते हैं, जैसे उनको लगता है कि नेतन्याहू दुश्मन पर बम गिरा रहे हैं, तो जो न्यूट्रल लोग होते हैं, भोले भाले लोग होते हैं, वो भी नेतन्याहू के समर्थक बन जाते हैं। तो नेतन्याहू को बहुत अच्छा तरीके से मालूम है कि यहाँ दुश्मन, वहां दुश्मन, आगे दुश्मन, इस तरह का एक माहौल बनाए रखो, ताकि आम जो आवाम है, भोले लोग हैं, फेंस सिटर्स जो कहते हैं ना, 40% लोग विरोधी होते हैं, 40% लोग सपोर्टर होते हैं, बीच में 10-20% ऐसे लोग होते हैं जो अपना मन नहीं बना पाते। तो नेतन्याहू हमेशा भागो भागो भेड़िया हो आया वाला एक सीन क्रिएट कर देते हैं, ताकि ये जो अनडिसाइडेड वोटर है वो फिर लिकुद पार्टी और नेतन्याहू की तरफ चले जाते हैं। इस गेम में वो बहुत माहिर हैं। तो लेकिन हम बात कर रहे थे कि अब इस युद्ध का क्या होगा। सीज फायर टॉक्स जो है पूरी तरह से खटाई में पड़ गई है। कतार में मीटिंग बंद हो गई है, कमरे में ताला लगा दिया गया है। कायरो में भी मीटिंग बंद हो गई है, सब लोग वापस चले गए हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। सिर्फ एक ही ताकत है जो कि दोनों साइड से बात कर रही है, वो है अमेरिका। अमेरिका का जो कांटेक्ट है वो इजराइल के साथ लगातार जारी है, और अमेरिका ने बिहाइंड द बैक, हम पहली बार ऐसा हो रहा है, थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है डोनाल्ड ट्रंप की, कि वो हमास के भी संपर्क में है। लेकिन अमेरिका ने नेतन्याहू को बोल दिया है कि जितने मर्जी बम गिराओ गजा पर, गिराओ, और अमेरिका ने यह भी प्रॉमिस कर दिया है नेतन्याहू को कि हम उस बॉम्ब्स को, आप 2 बॉम्ब गिराओगे तो हम आपको 4 बॉम्ब और दे देंगे। तो इजराइल को जो लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन होती है उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। इजराइल की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को मालूम है कि जितने गोले हुए वो दागेंगे, अगले दिन ही अमेरिका से या नेटो देशों में, यूरोप के देशों में जो अमेरिका ने भंडारण बनाया हुआ है रूस के खिलाफ लड़ने के लिए, वहां से उससे ज्यादा गोले उनको मिल जाएंगे। आज तक तो 600 से ज्यादा फिलिस्तीन के नागरिक मारे जा चुके हैं और बातचीत का कोई अंदेशा नहीं है। क्या रिलीफ कॉन्वॉयज को अंदर आने दिया जाएगा? अभी तक इतने दबाव के बावजूद ईरान बॉर्डर खोल नहीं रहा है। तो हालत बहुत ही अजीबोगरीब है। मैं उम्मीद करता हूं कि 30-31 तारीख को ईद के पहले इजराइल कम से कम बॉर्डर खोल देगा, और ये जो 600-700, कोई आंकड़े तो 900 ट्रक बता रहे हैं, इनको रिलीफ सामग्री लेकर, त्योहार का सामान लेकर गजा में अंदर घुसने की परमिशन दी जाएगी। जी।